दे रही है, जिसके कारण आज आप लोग इस हॉल में हैं। मताधिकार जागरूकता अभियान के बारे में ये अधिवेशन जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये हमारा तीसरा चरण पूरा हो रहा है। पहले चरण में 23 तारीख को, दिसंबर की 23 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में या उसके अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती के दिन शेणद्री से एक प्रचार रथ हमने रवाना किया था और दूसरे चरण में हम लोगों ने 3 जनवरी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती के अवसर पर जागृति अभियान का शुभारंभ किया और उसके बाद में तीसरे चरण में हमने जिला अधिवेशनों का, सम्मेलनों का कार्यक्रम शुरू किया। उसके तहत 28 जनवरी को बाड़मेर जिले का जिला स्तरीय अधिवेशन हुआ। 4 फरवरी को जैसलमेर जिले का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ और आज इस तीसरे चरण का जो आखिरी सम्मेलन जिला स्तरीय जिला बालोतरा का आप लोगों के साथ में हम लोग कर रहे हैं। मताधिकार जागरूकता यानी मत के प्रति लोगों को जागरूक करना। मत के अधिकार यानी वोट के अधिकार। मत शब्द जो है, मताधिकार शब्द है, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नया सा लगता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें मताधिकार दिया, लेकिन हमारे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से उसे मताधिकार से मतदान कर दिया और उसके करने के पीछे बहुत बड़ी सोच भी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान सभा में संविधान पेश किया और जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर कोई ब्राह्मण राम गोपालाचार्य बड़ी एक मजाकिया भाव में पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने अपने समाज के लोगों को अधिकार तो दे दिए और उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वोट का अधिकार भी दे दिया, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारा समाज अनपढ़ है, अशिक्षित है, अज्ञानी है और वो मत की यानी वोट की वैल्यू नहीं जानता। हम लोग इनके वोट को खरीद लेंगे, बहला फुसला करके ले लेंगे, धमका करके ले लेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जवाब दिया था कि आज मेरे समाज की ये दशा जरूर होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरा समाज अपने मताधिकार के प्रति, अपने वोट के राइट के प्रति जागरूक होगा और जिस दिन मेरा समाज वोट के प्रति जागरूक हो जाएगा, भारत में तो क्या इस दुनिया में तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं होगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े विश्वास के साथ कही थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि आज नहीं तो कल मेरा समाज जागेगा और अपने अधिकारों का, खास करके मताधिकार का अहमियत या वैल्यू को समझ पाएगा और उस दिन ये लोग जो लाइन में खड़े होकर के एक कटोरा लेकर भीख मांगने लायक बन जाएंगे। लेकिन दुश्मन चालाक था। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद उन लोगों ने हमारे इस राइट को मतदान में कन्वर्ट कर दिया और कहा कि तुम्हें मतदान करना है। हमारे लोग 75 साल से मतदान करते आ रहे हैं, उन्हें मताधिकार का पता नहीं।
साथियों, कहते हैं दुनिया में एक कहावत है कि विचार दुनिया पर राज करता है और विचार से बनती है विचारधारा। आज हमारी जो परिस्थिति है, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, उसके पीछे विचार और विचारधारा काम कर रही है। इस देश के अंदर दो विचारधाराओं का टकराव है, दो नस्लों का टकराव है। तो दो नस्लों का और दो विचारधारा का जो टकराव है, उस टकराव में हमारा समाज एक तरह से पिस रहा है। और इसी की वजह से अभी साथी कह रहे थे कि ये धड़े होने का कारण भी वो विचारधारा है। एक विचारधारा में हमारे लोगों को सदियों तक, लगभग 2200 से 2500 साल तक गुलाम बनाकर रखा। दूसरी विचारधारा जो हमारे संतों महापुरुषों की थी, इस संतों महापुरुषों की विचारधारा को संजो करके बाबा साहब अंबेडकर ने फिर इस देश के अंदर संविधान के रूप में उस विचारधारा को कायम किया। लेकिन जो विचारधारा हमें सदियों से गुलाम बनाए हुए थी, वो भी काट बैठने वाली थी। उन्होंने फिर हमारी विचारधारा से टकराव किया और इस देश के अंदर हमारे भारतीय संविधान को नेस्ता नाबूद करने, उसे खत्म करने, निष्प्रभावी करने के प्रयास उन्होंने लगातार किए और उसमें बड़े पैमाने पे वो सफल भी हुए। ये व्यवस्था जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मताधिकार की, हम कितना सफल हो रहे हैं, हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ये बात इतना वैल्यू नहीं रखती है जितना इस बात की शुरुआत वैल्यू रखती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितने लोग हैं इनके साथ में, कितने क्या कर लेंगे ये। लेकिन अगर हमने पहल की है तो निश्चित तौर पे इसका असर होगा। और ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हम, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार के अभियान की पिछले 75 सालों में किसी ने भी शुरुआत नहीं की। ऐसा नहीं है कि किसी की जहन में नहीं था, जानकारी में नहीं था, ध्यान में नहीं था। कई कारण हो सकते हैं कि उन्होंने नहीं कर पाए। लेकिन साथियों, हम आपको इस मंच से, इसी टाउन हॉल से कई बार मैं अपने इतिहास रचने की बातें कह चुका हूं और हमने इतिहास रचे हैं। बस हमारे भोले भाले समाज को इसका पता नहीं है, दुश्मन को इसकी सारी खबर है। दुश्मन को इसकी सारी खबर है और इसीलिए हमारा समाज हमारी क्या वैल्यू समझता है कि नहीं समझता है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन दुश्मन के खेमे में शोर कितना है, ये हमें खबर है। दुश्मन के खेमे में शोर कितना है, ये हमें खबर है। हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल रहा है कि मेरा समाज क्यों सहमा हुआ है। और तुम लोगों को फख्र करना चाहिए अपने ऊपर, गौरव करना चाहिए अपने ऊपर कि आज आपका दुश्मन आपके सामने थर थर कांप रहा है और आप घरों में घुस रहे हो और आप उसका विरोध कर रहे हो। जिसकी वजह से आपका दुश्मन कांप रहा है, आप सिर्फ उसी का विरोध कर सकते हो। तुम्हारा ये विरोध कभी कामयाब होने वाला नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि विरोध आप अपने अंदर से नहीं कर रहे हो, ये विरोध आप किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हो।
आप कहीं न कहीं अपने आकाओं के सामने मजबूर हो, इसकी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। विरोध जितना भी होता है ना, उससे पता चलता है कि आपकी ताकत कितनी है। अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कोई विरोध नहीं कर रहा, आपका कहीं विरोध नहीं हो रहा, आपकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपके काम में कोई दम नहीं है। इसलिए दुनिया में कहा है कि अच्छे काम का शुरुआत में मजाक होता है। अच्छे काम का शुरू में मजाक होता है, कर लिया, कर लेंगे, ये चले हैं करने, इस प्रकार की बातें होती हैं। अच्छे काम की शुरुआत में मजाक होता है, लेकिन जब अच्छा काम आगे बढ़ने लगता है तो उसका विरोध होता है। जब विरोध होता है तो समझ लीजिए कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो तय कर दिया था, आज नहीं किया, 25 साल पहले तय कर दिया था। जब इसी प्रकार से पहली बार माइक हाथ में पकड़ा था, तब से ही सबसे पहला काम यही किया था कि अब हम डरेंगे नहीं, सिर्फ डराएंगे। अब हम डरेंगे नहीं, सिर्फ डराएंगे। और आज प्रत्यक्ष समय आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि वो डरे हुए, और बहुत बड़े पैमाने पर डरे हुए, वो छोटा मोटा डर नहीं है। कारण है इस बात के पीछे, भारत में मताधिकार क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए फेस्टिवल है, 15-20 दिन ऐश मौज करना, खाना पीना, गाड़ियों में घूमना, मस्ती मारना। साला होली दीपावली तो एक दिन का होता है ना, एक दिन का होता है, ईद भी एक दिन का होता है, लेकिन ये फेस्टिवल 15-20 दिन चलता है, और वो भी पराये पैसे पे चलता है। घर का कुछ नहीं लगता है, पराये पैसे पे फेस्टिवल होता है तो मजा आता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि मताधिकार या मत का प्रयोग करने का ये मामला कोई आपके फेस्टिवल का नहीं, आपके 15 दिन कोई गुलशदे उड़ाने का नहीं, 15 दिन कोई मौज मस्ती करने का नहीं। ये क्या है? ये जिसने समझा है वो जानता है। इस देश के अंदर प्रारंभिक तौर पे जब इतिहास में पढ़ते हैं लोग, तो भारत में गण व्यवस्था हुआ करती। क्या थी? गण व्यवस्था। उस गण व्यवस्था में क्या होता था? गण व्यवस्था के अंदर जब स्त्री या पुरुष 21 वर्ष का होता था, तो वो 21 या उस समय का 25 रहा होगा, तो वो एक निर्धारित उम्र थी, उसके बाद में वो उस गण व्यवस्था का सदस्य बन जाता था। उससे पहले वो गण व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसकी उम्र का 21 साल या 25 साल जो भी था वो पूरा होता था, उसके बाद में वो अपनी बात रख सकता था, गलत बात का विरोध कर सकता था, सही बात का समर्थन कर सकता था। यही तो थी व्यवस्था, यही व्यवस्था थी जिसको उन्होंने वर्ण व्यवस्था ला करके खत्म किया। गण व्यवस्था को खत्म किया बाबा साहब अंबेडकर ने 2200 साल बाद इस देश के अंदर संविधान के रूप में आप लोगों के अंदर, आपके पास में, आपके देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, उसका नाम क्या है? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में गण व्यवस्था पुनर्स्थापित हुई। गण व्यवस्था को, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को देश में फिर से लागू किया गया, और उस गण व्यवस्था के अंदर जिस तरीके से स्त्री और पुरुष को एक व्यस्त अवस्था में आने के बाद में शासन प्रणाली में, गण व्यवस्था में दखल अंदाजी करने का अधिकार होता था, वही अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने आपको फिर से
इस देश के अंदर दिया, जिसे कहते हैं मत का अधिकार, वोट का अधिकार, मताधिकार। लेकिन हमारे साथ 75 साल से धोखा होता है। हमारे लोगों को वोट की वैल्यू नहीं बताई गई, नहीं समझाई गई। कभी मतदान के नाम पर वोट ले लिया, कभी पैसे के नाम पर ले लिया, कभी नशे के नाम पर ले लिया, कभी पार्टी के नाम पर वोट ले लिया, और अब ईवीएम से वोट ले रहे हैं, अब ईवीएम से ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है। इस देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करना यही भारत के मताधिकार का मामला है। लेकिन हमें न तो किसी किताब में पढ़ाया गया, न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, न ही कहीं पर भी हमारे लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। इसकी वजह से हाल ये हुआ कि हमारे लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि दुनिया के सारे ब्रह्मास्त्रों से सबसे बड़ा अगर कोई शस्त्र है तो वह हथियार मत का अधिकार, आपके वोट का अधिकार। दुनिया के सारे शस्त्र, यहां तक शब्द इस्तेमाल किया, ब्रह्मास्त्रों से बड़ा है मताधिकार। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये हमारी दशा हुई। इसलिए साथियों, ये जो कार्यक्रम हमने चलाया है, इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। कई लोगों ने ये सोचा कि ताराराम जी को चुनाव लड़ना है, तो ताराराम जी को चुनाव लड़ना है तो अब क्यों याद आया, अभी क्यों याद आया? 2005 में मंच पर से कह रहा है और लाइव चल रहा है, कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई घड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा। 2005 में डायरेक्ट ऑफर था सोनिया जी की तरफ से कि आइए आपको राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में 2005 में, और यहां अधिकांश भील भाई बैठे हुए हैं। सोमजी भाई डामोर को तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से। सोमजी भाई डामोर स्पेशल मैं फील्ड में था, मैं गुजरात के वापी में था, और मुझे फोन किया कि आपसे मिलना है, आप कहां हो? मैंने कहा मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं आज यहां हूं तो कल कहीं और। बोला नहीं नहीं, आज आप रुकोगे कहां रात में? मैंने कहा वापी में रुकूंगा। बोला मैं वापी पहुंचता हूं, आपसे मिलना है। वो वापी मुझसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपको मैडम ने बुलाया है। मैं कहा मेरी मैडम तो मुझे बुलाती तो फोन कर देती, तुम्हें क्यों भेजा? बोला नहीं नहीं, मैडम सोनिया जी ने बुलाया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला एक कार्यक्रम है, उसमें आपको भाग लेना है। मैंने कहा कि उस कांग्रेस के पास कोई वक्ता नहीं बचा क्या? मुझे क्यों बुला रहे? बोला यार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हम लोगों ने इस पार्टी में तलवे चाटते चाटते सारे तलवे घिस गए हमारे, और आपको डायरेक्ट ऑफर है राज्यसभा में जाने का। आप ये मारवाड़ी में क्या टीले ये बड़ा नाक पास हो क्यों? मैं के वक्त सोमजी भाई मुझे पता है, आप समझ रहे हो कि राज्यसभा में भेज रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि मुझे गले में पट्टा डाल करके सर्कस वाला बनाना चाहते हैं। और मैं सर्कस वाला बनना नहीं चाहता, मैं तो जंगल वाला रहना चाहता हूं। जंगल वाला रहूंगा, जंगल में दहाड़ूंगा। तुम्हारे सर्कस वाले की तरह वो रिंग मास्टर के इशारे पर नाचने वाला नहीं बनूंगा। इसलिए न तो आपका सपना पूरा हो सकता है, ना सोनिया जी का ये सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद में हमारे भाई साहब पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हरीश जी को भी उन्होंने लगे, बहुत बार कोशिश की, और आखिर मैंने पूछा भाई क्यों? तब कहा कि संगठन में शामिल करना है। मैंने कहा एक संगठन का तो मुखिया हूं, फिर शामिल किसमें होना? एक संगठन का ऑलरेडी मुखिया हूं, तो फिर दूसरे संगठन में शामिल होकर क्या मिले? सपना पूरा नहीं हुआ। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ताराराम जी को कोई
एमपी बनकर के कोई 4 मंजिल 5 मंजिल की बनानी है, तो अब तक तो सिंदरी में मेरे से ऊपर किसी की नहीं, ठीक है ना। अगर ये सपना मेरा हो कि एमपी बनकर के बना दूं, तो अभी तो मेरी बराबरी कोई कर नहीं पाया। अगर किसी को होता है कि भाई अगर एमपी बनकर के ये लग्जरियस जीवन जीना चाहता है, ऐश मौज करना चाहता है, तो जिसने जवानी के 40 साल समाज को दे दिए, अब बुढ़ापे में क्या खा खाएगा वहां बैठकर, क्या खाएगा वहां? और आज भी मेरा स्टैंडर्ड, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो रहने का ढंग है, वो किसी मंत्री से कम नहीं है। फिर मुझे क्यों भीख मांगनी है वहां जाकर? चुनाव लड़ना है, पहले ये तो सोचो, अगर लड़ना भी है तो क्यों लड़ना? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे बात की बात है, लेकिन तुम्हें पहले से डर क्यों लग रहा है? तुम्हें डर मुझसे नहीं लग रहा है, डर मेरी जागृति से लग रहा है, डर मेरी जानकारी से लग रहा है, डर मेरे ज्ञान से लग रहा है, क्योंकि तुम्हें मूर्खों की लाइन चाहिए, तुम्हें अपने इशारे पर नाचने वाले लोग चाहिए। तो साथियों, ये जो अभियान है, इसके पीछे एक नहीं कई उद्देश्य है। अगर आप अपने वोट के प्रति जागरूक हो जाओगे, अगर पहली बार मेरे कहने से कर लेना, इस बार अगर वोट लेने आए, कोई मांगने आए, तो थोड़ा सा आंख बदल करके बात करना, फिर देखना वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। थोड़ा थोड़ा आंख में रंग ला के बात करना। क्यों देना भाई वोट? आप वोट मांगने आए, क्यों देना? पहले ये बताओ। अरे आपके वोट की और आपकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी, आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपके अंदर का जमीर जाग जाएगा। मैं जमीर को जगाना चाहता हूं। वोट तो तुम्हें कहीं ना कहीं देना ही, मेरे कहने से नहीं दोगे तो किसी और के कहने से दे दोगे, देना ही, और नहीं दोगे तो उसकी चटनी बनती नहीं है। अगर घर में रख करके कोशिश करो, चटनी तो बांटेगी नहीं, उसकी तो देना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने वोट के प्रति जागरूक हुए, तो वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, कदर आपकी बढ़ जाएगी, पूछ आपके लग जाएगी, आपको पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए जागृत करना हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा, एक बहुत बड़े खतरे से आपको बचाना हमारा उद्देश्य है। बहुत बड़ा खतरा जो आपके सामने गिने दिनों में आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी कहा कि क्यों बर्बाद हो रहे? इस 3 राउंड में 10 से 10.5 लाख रुपया लगा चुके, ज्यादा ही लगा, अभी हिसाब हुआ ने किया नहीं। बोला क्यों बर्बाद हो रहे हो? मैंने आपका मतलब क्या है? बोला आर्थिक रूप से टूट जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा तू गारंटी पे लिख दे कि 25 के बाद मेरे पास कुछ बचने वाला है। 2025 के बाद में मेरे पास भी और तेरे पास भी कुछ बचने वाला है, इसकी तू मुझे गारंटी लिख करके दे दे, मैं ये माइक छोड़ करके अभी घर में घुस जाऊंगा। मुझे बाबा साहब की बदौलत मिला है, बाबा साहब के लिए लगा रहा हूं, इस बात की खुशी है, कोई दम नहीं है। लेकिन तुम बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा कर रहे हो। अगर ये संविधान नहीं बचा, अगर ये अधिकार नहीं बचे, अगर ये वोट का अधिकार खत्म हो गया, तो वो तो चुटकियों में ले लेंगे तुमसे। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारी कपौती बन गई हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का राइट छीन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का राइट छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या राइट है कि जितनी भी देश में संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को ठीक से चलाए, और गड़बड़ करे तो उसको प्रिस करे, उसको सजा दे। अभी आपकी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस भेजा चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने अपने आकाओं से पूछा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, इसका क्या जवाब दे, हम तो फंस गए। तो आकाओं ने कहा ठहरो, हमारे पास में पावर है, जनता का नहीं मगर ईवीएम का दिया हुआ पावर है। उस पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने
एक बिल पास कर दिया हाथों हाथ। और क्या बिल पास किया कि अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों बराबर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस नहीं भेज सकता। इस देश में सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं रही। तुम्हें तुम्हारी संपत्ति और प्रॉपर्टी बचाने का क्या हक है, बताइए। ऐसा कौन सा आपके पास जादू है कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है वो सुरक्षित रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को अपना अधिकार बचाने का पावर नहीं है। और आप सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ बच जाएगा, मैं इकट्ठा करके चल रहा हूं। मैंने कहा ये लगा रहा हूं, पागलपन में नहीं लगा रहा हूं, बड़ा सोच समझ करके विवेक बुद्धि से लगा रहा हूं। जब पढ़ता था उस समय पैरों में चप्पल नहीं होते थे और निकर के पीछे मेरी मां कारियां लगा करके पहनाती थी, स्कूल की ड्रेस थी। फैशनेबल कपड़े गए भाड़ में, स्कूल की ड्रेस जो होती थी ना उसके भी पीछे वो ठिकड़ी लगती थी। भूले नहीं है वो दिन। इस संविधान और बाबा साहब की बदौलत आज इस जगह खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े हैं। अगर ये जिंदा रहा, संविधान जिंदा रहा, हमारे अधिकार अगर बच गए तो ऐसी कई हवेलियां हम बढ़ा सकते हैं, वरना इन्हें बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कोई मूर्खता वाला काम नहीं कर रहे, हम बहुत सोच समझ करके अपनी विवेक बुद्धि से काम कर रहे हैं। हमें जरा सा भी गम नहीं है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या बिक जाएगा। हमें जरा सा भी गम नहीं है। हमें गम अगर थोड़ा बहुत है तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे लोग डरे हुए हैं, मेरे लोग जाग नहीं रहे हैं, मेरे लोग समझ नहीं रहे हैं। इससे ज्यादा गम नहीं है हमारी जिंदगी में, कोई गम नहीं। सारी सुविधाएं, कोई गम नहीं है। बस गम है तो सिर्फ एक बात का है कि क्यों नहीं मेरे समाज के लोग जाग रहे हैं। इसलिए साथियों ये अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी। कोई शौक नहीं था हमें चलाने का। जिस सर्दी में आप आस पड़ोस कर रहे थे, जिस सर्दी में आप घर में लड्डू खा रहे थे, उस सर्दी में हम लोगों ने कैसे 2 महीने निकाले हैं ये तो हम जानते हैं। हमारा जीवन हम वेस्टर्न टॉयलेट के बिना यूज नहीं कर पाते। हमारी दोनों की समस्या है। किस प्रकार से हमने उस टाइम निकाला है। बहुत सेवा की लोगों ने, मैं उनका बहुत बहुत तारीफ करता हूं। उन्होंने कि कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे साथ हमें करने के लिए। लेकिन हमारी निजी समस्या में वो क्या करते? हम घर पे रहकर के हम भी आराम कर सकते थे, सोच सकते थे कि थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी उसके बाद में निकलेंगे, समाज को तो जगाना ही है, आज नहीं तो कल जगा देंगे। लेकिन हमें पता था कि जब तक हम रजाई से जाग करके जाएंगे तब तक समाज का सत्यानाश हो गया होगा। इसलिए सर्दी में निकले, इसलिए इस बात का परवाह नहीं की कि हमारे साथ में क्या होगा। बहुत सारे लोगों से सुनते आए, किसी को फोन पे पूछा तो बुखार आ गया है, जुकाम हो गया है, सर्दी हो गया है, बहुत कुछ। क्या हमारा शरीर नहीं है? रात में बुखार होता था, दिन में भाषण होता था। चले हैं और चलेंगे, रुकने वाले भी नहीं। कोई उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये कोई बात नहीं होती। और चुनाव लड़ना कोई अपराध है क्या? कोई गुनाह है क्या? और गुनाह है तो जो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव लड़ने का इरादा है, तुम क्यों लड़ रहे हो? अगर गुनाह है, अगर अपराध है। लेकिन उन्हें पता है कि इनके लड़ने का मतलब है हमारी हार, इसलिए डर रहे हैं। बात समझने की है, बात उसके लिए नहीं है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि अब तक तो मैं पता नहीं कहां होता, 2005 में राज्यसभा में गया होता तो आज 19 साल हो गए होते। और 19 साल में पता नहीं कितनी बंगले कोठियां जयपुर में होती, जोधपुर में भी होती। जो एक बार विधायक हो गया उसकी भी हो गई यार, तो हमारी भी होती थोड़ी बहुत तो। लेकिन जो है वो बिक रही है, जो है वो बिक रही है। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं इस मताधिकार को लेकर।
इसका पता हमारे लोगों को नहीं है, इसकी अहमियत हमारे लोगों को पता नहीं है। हमारे दुश्मन को बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए दुश्मन डायरेक्ट हमसे फाइट नहीं कर सकता, डायरेक्ट लड़ने की उसकी औकात नहीं है, इसलिए हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा। ये समाधान बता रहा हूं आपको, डर नहीं रहा हूं किसी से भी, समस्या का समाधान बता रहा हूं। वे बेबस हैं, वे लाचार हैं, वे हमारा विरोध करने के लिए शौक नहीं रखते हैं, उनकी मजबूरी है। मारवाड़ी में कहावत है, जकेरी खाए बाजरी हुए उठावे, तो बाजरी खानी है तो हाजरी उठानी पड़ेगा। मैं समाज की बाजरी खा रहा हूं, समाज की बाजरी खा रहा हूं तो समाज के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे खरीद नहीं सकती, कोई डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं जिसकी बाजरी खा रहा हूं उसकी हाजरी उठाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। वो लोग जिसकी बाजरी खा रहे हैं बेचारे, वो भी तो उनकी हाजरी उठाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बुरा भला क्यों कहें हम किसी को, हम क्यों किसी को गाली गलौज करें? वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का भी कोई वो नहीं, क्योंकि इसमें साफ बात होती है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले रहा हूं, जो बड़ा स्टेप कल को हमें उठाना होगा, उसकी आधार है आप, उसकी नींव है आप। कल को जो भी डिसीजन समाज लेगा, जो भी डिसीजन लेकर के जो निर्देश समाज जारी करेगा, उसकी आधारशिला हुआ, उसकी नींव हुआ, नींव के पत्थर हुआ। कल जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो आपके ऊपर खड़ी होगी। इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है, आप लोगों की जानकारी में बात लाना जरूरी है कि हम कोई ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं चल रहे हैं, अपने नाम के लिए नहीं चल रहे हैं। जब हम लोग जब भी जैसलमेर के साथी हमारे साथ में पेमाराम जी आप लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, शादी ब्याह होने की वजह से कोई हलवाई हमें मिल नहीं पाया, तो पेमाराम जी ने बीड़ा उठाया कि मैं बनाऊंगा खाना। वो खाना बना रहे हैं आपके लिए। जैसलमेर, पूरे जैसलमेर जिले और आधे बाड़मेर जिले में वो हमारे साथ में घूमे। तो उन लोगों ने, जब हम जैसलमेर में गए तो जहां मैं पहली बार गया, मैं खुद लोगों को नहीं जानता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो ताराराम जी। अब वो मैं समझ जाऊं आप कौन से। भला हो मेरे भाइयों का, अगर जिंदा है तो सैल्यूट करूंगा, और अगर मर गए हैं तो नारियल चढ़ाऊंगा उनके थड़कले पे जाके, जिन्होंने इतना फेमस कर दिया कि जा रहा हो वहां कह रहे हैं वो महाराणा प्रताप वाले। ओ दस दिया बेचारे कुछ लोगों ने, हमारा काम हम नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने कर दिया। जहां गए लोग कह रहे हैं ताराराम जी आप हो, मैं ही हूं। बोला आपको तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खाली देखा नहीं था, मिले नहीं थे। मैंने कहा चारों तरफ घूम के देख लो, जरा सा भी डाउट हो गई इधर उधर। तो कोई पहचान के भूखे नहीं हम। इंटरनेशनल लेवल पे 100 से 150 कंट्री के लोग फॉलो करते हैं, जानते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं। पहचान के मोहताज नहीं है हम। भारत देश के अंदर सारे की सारी कम्युनिटी के लोग जानते हैं। ऐसा कोई जान पहचान का काम नहीं है भाई अपनी पब्लिसिटी बढ़ानी है। बस एक दर्द है, और वो ये है कि अगर मैं घर में सो गया तो इन सब के साथ क्या होना है, उन बच्चों के साथ क्या होना है जिन बच्चों की अभी एक ट्रेड चल रहा है ना, ट्रेड चल रहा है। जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, लड़का या लड़की, उसका बाप सबसे पहले मोबाइल से उसका फोटो खींचता है, फोटो खींच करके फिर शेयर करता है, स्टेटस पर डालता है और लिखता है, क्या लिखता है, बेटा हुआ है, लक्ष्मी आई है। जब इस प्रकार के स्टेटस में देखता हूं
तो अंदर से रोना आता है। किस हैसियत से तू कह रहा है, किस हैसियत से तू कह रहा है कि बेटा हुआ है, बधाई। और जो बेटा हुआ है उसका बाप तो 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा है। आज स्टेशन उस पर चढ़ा रहा है, सोशल मीडिया पे लिख रहा है बेटा हुआ है, बधाई दो, बधाई दो, ठीक है। और थोड़ी देर में जाके लाइन में खड़ा होगा, 5 किलो गेहूं आया कि नहीं है। अगर 5 किलो गेहूं की लाइन में बाप खड़ा है और बेटा औलाद पैदा हो रही है, उसका हश्र क्या होने वाला है। ये डर है अंदर, ये दर्द है अंदर। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को है या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए निकला हुआ हूं। कहीं पर भी किसी भी चीज में कम नहीं हूं, इस दुनिया के अंदर किसी से भी कम नहीं हूं। चाहे वो हैसियत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज पर एक संतुष्ट आदमी को जो चाहिए वो मेरे पास में है। क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि अगर कल को मेरे इस समाज के अधिकार अगर छीने गए तो मेरा जो बेटा सामने बैठा है इसके बच जाएंगे क्या? हा? ऐसा है नहीं, छांट करके इसका तो रख देंगे और आपका खत्म कर देंगे। ये तो हो या ना हो, सबसे पहले मेरे वाले का खत्म करेंगे। साला इसका बाप बहुत गड़बड़ कर रहा है, इसका बाप जा करके कर रहा था, सबसे पहले इसका होगा। इसलिए ये काम करने की हमें आवश्यकता है, न कि कोई शौक रखने की या किसी प्रकार की। आज हमारी गुलामी जो है, सदियों से जो गुलामी है, उसके कारण समय समय पर बदलते रहते हैं। आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप उसका अध्ययन नहीं करते। पहले कारण हुआ करता था हमारे सत्यानाश का जाति। हम इस देश के अंदर 6743 जातियों में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे। इसकी वजह से हमारा बुरा हाल था, हम कमजोर थे। हमारे सत्यानाश का कारण था जाति। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति को क्लास में यानी कि वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। 4 वर्ग बना दिए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। 4 वर्ग बना दिए, 4 वर्ग में कन्वर्ट कर दिया, जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो हमारे दुश्मनों ने जाति व्यवस्था खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने संगठनों के नाम से हमें विभाजित किया। एक जाति में पहले एक ही जाति होती थी, अब एक ही जाति में सैकड़ों संगठन है। और ये जातीय नेता ध्यान से सुन सकते हैं मेरी इस बात को, जो फक्र महसूस करते हैं ना कि मैं समाज का काम करता हूं, उन्हें मैं कहता हूं कि शर्म करो कि तुम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। अगर एक जाति में सैकड़ों संगठन बना करके चल रहे हो तो जाति को भी मजबूत नहीं कर रहे हो, जाति का और विखंडन कर रहे हो। हम संगठनों में विभाजित हुए, हम संगठनों में विभाजित हुए। हमने नारा दिया, सारे संगठन एक हो जाओ, संविधान समर्पित समस्त संविधान समर्पित सामाजिक संगठन। ये नारा हमने दिया था 2016 में रामलीला मैदान के अंदर। जब रामलीला मैदान में पहला संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया था पब्लिकली, लाखों लोगों की उपस्थिति में, उस समय हमने नारा दिया था कि सारे संगठन संगठित हो जाओ। दुश्मन को भय लगा, दुश्मन को डर लगा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पार्टियों में तो ऑलरेडी हमको बांटा हुआ था ही, लेकिन जो लोग उनकी पार्टियों से असंतुष्ट थे, जो लोग उनकी पार्टियों से नाराज थे, उनको उकसा करके नई पार्टियां बनाने के लिए प्रेरित किया गया। आज हमारे समाज में हर गली मोहल्ले में पार्टी बन गई है। हर कोई चलता फिरता अधिकारी, रिटायर या कोई नेता या थोड़ा बहुत पैसा आ गया, पार्टी बना रहा है। आज हम राजनीतिक पार्टियों में विभाजित होते जा रहे हैं। ऑलरेडी पहले से तो है ही, और होते जा रहे हैं। इसलिए इस देश के अंदर जो संविधान के माध्यम से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से जो लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए था, कौन सा स्थापित होना चाहिए था? जनता द्वारा, जनता का
और जनता के लिए शासन। ये है गणतंत्र, ये है रिपब्लिक। जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए। आज इस देश में चल क्या रहा है? पार्टियों द्वारा, पार्टियों का और पार्टियों के लिए शासन चल रहा है। उन्होंने तो संवैधानिक भाषा भी छोड़ दी। केंद्र की सरकार के 2 नाम होते हैं, अंग्रेजी समेत 3 नाम। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा नाम होता है भारत सरकार। होता है ना? इसके अलावा कोई नाम, संवैधानिक नाम नहीं है। राज्य की सरकार, राज्य की सरकार के 3 नाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी 2 ही नाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार। 2 ही नाम होते हैं, तीसरा नाम नहीं होता। आज क्या नाम चल रहा है? थोड़े समय चला था कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। फिर आया बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। और अब तो कांग्रेस बीजेपी भी गई, सिर्फ मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। गैर संवैधानिक शब्द है। अगर इस देश की कोई संस्था संविधान के ऊपर काम करती है तो नरेंद्र मोदी को इस लफ्ज की वजह से जेल में होना पड़ सकता है। तुम्हारे बाप की सरकार है, उसका नाम दिया तुमने। देश की जनता ने चुना है, सही भी चुना है, गलत भी चुना है। तुम्हारे नाम की सरकार कैसे हो सकती है? लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र चल रहा है, और ये राजतंत्र का प्रमाण है कि व्यक्ति की सरकार है, न जनता की सरकार, न भारत की सरकार, न केंद्र की सरकार, न सेंट्रल की गवर्नमेंट, सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार है। और व्यक्ति का राज तो पहले राजतंत्र में भी हुआ करता था। और कितने चाहिए आपको राजतंत्र के सबूत? आप लोकतंत्र की उस क्या बोलते हैं डुगडुगी में फंसे हुए हैं कि लोकतंत्र में जी रहे हैं। कहां है लोकतंत्र? इस देश के अंदर 543 सीटें हैं लोकसभा की, और उससे चलता है देश। विधायकों का कोई मामला नहीं आता इसके अंदर। विधायकों के पास जो कुछ नहीं होता है वो अपने स्टेट तक होते हैं। तो देश का मामला आता है तो 543 लोग होते हैं। 543 लोगों के अंदर मैं तो कह रहा हूं कम, लेकिन 43 से ज्यादा लोग नहीं है जो सरकार चला रहे हैं। सिर्फ 43 लोग। 500 लोग तो सिर्फ एमपी बने घूम रहे हैं। ठीक है ना? कहीं डोडो के ठेके ले रहे हैं, तो कोई टोल के ठेके ले रहे हैं, तो कोई बजरी के ठेके ले रहे हैं, तो कहीं पैसा कमाने का, कहीं रिफाइनरी में ठेका ले रहे हैं, तो कोई कहीं ले रहे हैं। कमाने में लगे हुए हैं। देश चलाने में सिर्फ 43 भी ज्यादा कह रहा हूं, 43 भी पूरे नहीं है, उससे भी कम है तो देश चला रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि आपका लोकतंत्र कहां है। राजतंत्र में क्या होता था? एक जाति विशेष के लोगों को राजा बनाया जाता था, और आज तो उससे भी आगे मामला चला गया है। एक परिवार के लोगों को राजा बनाया जा रहा है। इस देश में चुनिंदा 25-50 घरों के लोग, घरानों के लोग राज कर रहे हैं। लोकतंत्र है क्या ये? लोकतंत्र को कब का मार चुके हैं, इसलिए निकलना पड़ रहा है घर से। ये बातें सोने नहीं देती कि देश में हो क्या रहा है। वरना मैं भी रस ज्यादा नहीं तो गारंटी से लिख के देता हूं 5 लाख रुपया मंथली कमा सकता हूं। 10 लाख कमा सकता हूं, लेकिन 5 लाख तो गारंटी से महीने का कमा सकता हूं। और मेरे साथ रहने वाले अच्छी तरह जानते होंगे, साल में 365 दिन होते, सिर्फ 15 दिन ही अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाता हूं, और मुश्किल से 30-35 दिन घर पे ध्यान दे पाता हूं, फिर भी जी रहा हूं। और आप 365 दिन अपने काम में लगे हुए फिर भी जी रहे हैं, क्या फर्क है? लेकिन इस चैन से सोने नहीं दे रहा है, ये दर्द अंदर से कि होने वाला क्या है, कितना बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। इसलिए साथियों, हमें पता है कि 2025 में आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है।
अगर कोई इस मुगालते में है, अगर कोई गलतफहमी में है कि मैंने तो रजिस्ट्री करवा करके अंदर रख दी है, ये तो मेरे नाम हो गई है, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको पता नहीं है, एक छोटा सा नोटिस या एक अर्जी देनी पड़ती है, अगर उसको डिस्प्यूट में डाल दोगे, डिस्प्यूट में गई, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जांच चलती रहेगी और आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। और इसीलिए बुलडोजर लाया, इसीलिए बुलडोजर लाया कि तुरंत ही आपकी प्रॉपर्टी को अवैध घोषित किया और हाथों हाथ बुलडोजर तैयार पटक दिया। तुमने 3 पीढ़ी खप करके अपनी खून पसीने की कमाई से पूरी लगा करके वो मकान बनाया, वो बुलडोजर में 3 मिनट में गिरा देगा। तो आप तो कभी उसको बना नहीं सकते, वापस सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं जो सिर्फ ये सोच करके कि सिर्फ तलवे चाट से, सिर्फ चापलूसी कर लेने से, सिर्फ ताराराम मेहना का विरोध कर लेने से हमें कोई लाभ मिल जाएगा, तो मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो और लेते रहना, कब तक लेते हो मैं भी देखना। इसलिए साथियों, ये बहुत ही बड़ी दर्द भरी कहानी है, इसलिए हम लोग यहां है, वरना हमारे पास कहां टाइम है, आराम से जीने का समय नहीं है। अब रही बात हमारे अंदर की कि अगर हमें इस वोट के राइट को समझना है, लगभग वे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में शायद एक बार तो मैं जाके आया हूं और वहां भी हमने बात रखी और कही है। इसलिए मताधिकार का मामला हम समझा चुके हैं, कुछ साथियों ने समझा दिया, मैं ये अनिवार्य क्यों है ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि इस देश के अंदर जो कुछ चल रहा है राजतंत्र, उसे राजतंत्र को खत्म करना होगा, लोकतंत्र को लाना होगा। लोकतंत्र का मतलब तो ये होता है कि एक बार बना हुआ सांसद दोबारा ना बने। सच्चा लोकतंत्र तो ये है। लेकिन अगर बनता भी है तो लोकतंत्र की बात करोगे तो अमेरिका के अंदर है कोई माइका लाल जो आजीवन रह सकता है? एक राष्ट्रपति को 2 टर्म से ज्यादा अलाउ नहीं है, और जब 2 टर्म पूरी हो जाती है उसके बाद उसे नौकरी करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है। या तो 3 पीढ़ी तक बंगले लेके बैठ जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति का, पूर्व प्रधानमंत्री का, पूर्व मंत्री जी का। वहां के लोगों को 2 टर्म होती है, 4-4 साल की, 8 साल के बाद में चाहे वो कितना ईमानदार है, कितना ही धुरंधर है, कितना ही बड़ा है, कितना ही वफादार है, लेकिन नहीं बनेगा। सिस्टम है, क्योंकि पता है उनको पहली बार में ईमानदार था, दूसरी बार में कुछ तो लालच आया ही होगा, कुछ लगाव पैदा हो गया होगा पद से। मानव प्रवृत्ति है, कुछ ऐशो मौज और शान और शौकत से भी लगाव हो जाता है, तो उनको पता है कि तीसरी बार ये गारंटी से बेईमानी करेगा, इसलिए तीसरी बार बनाते ही नहीं। यहां तो हम नहीं बन सकते तो हमारे बेटे बनेंगे, हमारे बेटों के बिना किसी का नहीं। राजतंत्र में क्या होता है, बाप की जगह बेटा ही तो बनता था। तो आज बाप की जगह अगर बेटे बन रहे हैं, या एक ही आदमी 4-4 बार बन रहा है, 5-5 बार बन रहा है, तो ये राजतंत्र नहीं तो क्या है? फिर काहे का लोकतंत्र है ये? इसलिए आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं और जिसकी आवाज दिल्ली तक जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस हॉल में है यही आवाज, अरे ये नहीं है भाई, आवाज इधर है, आवाज इधर है, और ये करोड़ों तक जाती है। हॉल तो सिर्फ चाहिए कि आप लोगों से रूबरू होकर के कुछ हमें भी ऊर्जा मिले, वरना काम तो यहां से हो रहा है। खबर दिल्ली तक है, खबर दिल्ली तक है, इसलिए खलबली बाड़मेर जैसलमेर में है। खलबली इधर है,
और ये आपको पता नहीं है, ये उनको पता है। जिन्होंने दावेदारी ठोक रखी कि या तो हमारी बपोती है या कोई दूसरा आ नहीं सकता, खलबली उनमें है। अरे कुछ पार्टियों के लोगों ने तो पहले तो मारामारी कर रहे थे टिकट लाने के लिए, मारामारी कर रहे थे लाइन में सबसे आगे, अब पीछे कर दिया कि नहीं थी। ये सच्चाई है। जो लोग टिकट के लिए मारामारी कर रहे थे, यहां तक एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उसने तो ये भी कह दिया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां हमें SC ST पे दाव खेलना पड़े। यहां तक आ गया है मामला कि वो दोनों ही पार्टियां SC और ST के कैंडिडेट ढूंढने में लग गई है। SC ST का कोई भी बन जाए, कोई ऐतराज नहीं है, ताराराम नहीं बनना चाहिए। ये बन गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पट्टे वालों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, पट्टे वालों से कोई डर नहीं है, ठीक है ना। डर तो सारा जंगल वाले से है। तो सफारी करने जाते हैं ना, बड़ी गाड़ी होती है, उसके अंदर ऊपर से लोहे की जालियां लगी होती है, फिर भी अंदर से कहीं लपक न जाए शेर, कहीं ऊपर से हमला ना कर दे, होता है ना। और सर्कस वाला खुला दौड़ता है और सीटों में बैठ के आराम से देखते हैं, नहीं देखते हैं, उनको मालूम है ये कुछ नहीं करेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डर चुके हैं, वो डर चुके हैं। अब आपको तो सिर्फ थोड़ा डराने की जरूरत है, और डरा दो। और डराने के लिए आपको कुछ नहीं बोलना है माइक पे आकर के, क्योंकि आप में इतना जिगर नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे समाज के बारे में मैं जानता हूं, इतना जिक्र नहीं है कि यहां आकर के मेरी तरह बोल सको, लेकिन इतना जिक्र तो पैदा कर दो कि मेरे सामने या मेरे पीछे खड़े रहो। पहली गोली आएगी तो मेरे ऊपर आएगी, आप पे नहीं आएगी, पीछे तो खड़े रहो। लेकिन होता क्या है मालूम है, हमने देखा है, अनुभव किया है, ताराराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी देर पीछे देखते हैं लोग, ताराराम जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और मौका आएगा तो फिर वही फूल और हाथ है। ऐसे कहने को आपके साथ है, ठीक है ना, लेकिन अंदर से तो फिर वही फूल और हाथ है। सर ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ, ये हुई ना बात। हम चाहते हैं ऐसे शेर पैदा करना। अरे इस समाज का इतिहास है, मूल निवासी बहुजन समाज का इतिहास है, जिसे आज जातियों में बांट कर रख दिया। किसी को नाई बना दिया, किसी को दर्जी बना दिया, किसी को धोबी बना दिया, किसी को तेली बना दिया, किसी को घासी सुतार लोहार चुनार बना दिया, किसी को मेघवाल चमार बना दिया। अरे ये एक ही कौम के लोग हैं, एक ही इस देश के मालिक हैं। अगर उनके अंदर सही डंडा आ जाएगा तो ऐसे शेर दहाड़ने लग जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, उस दिन कह देना, हाँ ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो हाथ और फूल वाले तुम्हें 5 दिन दारू पिला सकते हैं, तो पिलाएंगे भी और पिला रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वो 5 दिन आपको दारू पिलाएंगे, मगर ये बात भी लिख लेना अपने कागज पे कि वो 5 साल आपका खून पिएंगे। उनको खून के बिना उनकी प्यास नहीं बुझती, आपके खून के बिना प्यास नहीं बुझती। वो 5 दिन आपको दारू पिलाएंगे और 5 साल तक आपका खून पिएंगे। हम आपको पानी भी नहीं पिला सकते, हम पानी भी पिएंगे तो आपका पिएंगे, लेकिन साथ वक्त जरूर काम आएगी, वक्त जरूर समय आएगा, उस समय अपना पसीना तो क्या खून भी बहा देंगे। न पीछे हटे हैं न पीछे हटेंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि इस शरीर को सिर्फ एक बार मरना है, और वो मरना है मरना है मरना है, वो किसी भी कीमत पे अमर नहीं है, ये नासवान है, इसे एक दिन नष्ट
होना है तो फिर डरना क्यों? फिर डरने की आवश्यकता क्या है? इसलिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इस बार पूरी तरह से ठान लें कि अब आप अपना खून नहीं पीने देंगे। आपको करना क्या होगा? आपको अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। प्रतिनिधि चुनने का तरीका आपके सामने है। भारत की चुनाव प्रणाली में इलेक्शन 2 बार होता है। 2 बार इलेक्शन होता है, आपको पता नहीं है। पहला इलेक्शन होता है जो 99% हो गया होता है। दूसरा इलेक्शन होता है जो 1% बचता है। पहला इलेक्शन क्या है? पहला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। सिलेक्शन है। सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन उनके हाथ में है। वो सिलेक्शन करके आपके सामने खड़े करते हैं, फिर आप 1% भूमिका निभाते हो। उस दाहिने या बाहिने का चयन करते हो कि कौन सा खाना है, जिमने पैर का या बाएं दावे पैर। और दावे और जिमने में कोई फर्क नहीं होता। मोती चमड़ा इतना ही डालता है, मजबूती इतनी ही डालता है, नाप बराबर होता है, कड़क पर इतना ही होता है। जब आपकी ललाड़ में लगता है तो ढीमड़ा इतना ही करता है। आपकी भूल है कि दावा है, ये जिमड़ा है। 90% प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो जिस दिन टिकट जारी होंगे 90% चुनाव हो गया होगा। 90 क्या 99% हो गया होगा। 1% फॉर्मेलिटी करनी है आपको उस दिन जाकर के, और वो भी अब आपके हाथ में नहीं रहा। बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, अब वो 1% भी आपके पास नहीं रहा। क्योंकि किसको जिताना है ये तो मशीन में पहले ही तय हो जाता है। आपको तो जाकर के खाली पीपाड़ी बजानी होती है। करता हूं ना, अभी खाए के लिए खड़ा हुआ इधर, पीपाड़ी बंद करने को आया और किसके लिए आया? और अगर पीपाड़ी बंद नहीं की तो पीपाड़ी बजवाने वालों की पीपाड़ी बंद कर दूंगा। और करके रहूंगा, करके ही मानूंगा, क्योंकि बहुत जिद्दी हूं। मुझे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खेताराम साथ देता। जानता ना खेताराम? खेताराम को पता है कि मैं कैसा आदमी हूं। साथ देने वालों ने दिया, मना करने वालों ने किया। गया किसान आंदोलन में, पूरे किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी और संविधानवादी आंदोलन बना के आ गया। जिद का पक्का। साथ कितना दोगे नहीं दोगे आपकी मर्जी, लेकिन मैं जो तय करता हूं वो करके रहता हूं। 2 बार जयपुर में किसान संसद लगाई, वो दिल्ली में संसद नहीं चलती, ऐसी संसद हमने चलाई। और वहां पर लोग उपस्थित लोगों ने, नेशनल लेवल के लीडर किसान नेताओं ने कहा कि संसद तो ये है। 2 संसद जयपुर में चलाई, जिद थी और चलाई। 4-4 महीने वहां रह करके बैठ करके चलाई, तैयारी करके चलाई। गोपीलाल जब पिछली साल तय किया कि 33 जिलों में किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालनी है तो निकालनी है। 200 गाड़ियां बैकफुट पे हो गई। राजा राम जी मील को डाइवर्ट कर दिया गया, वहां के 20-25 और लीडर्स को डाइवर्ट कर दिया गया। सिर्फ 2 लीडर मेरे साथ में बचे, एक हिम्मत सिंह गुर्जर और एक धर्मेंद्र आंसरा। सिर्फ 2 बचे। 2 की 2 गाड़ियां वो थी और सेंट्री से 7 गाड़ियां मंगवा करके उस यात्रा को पूरा किया। करके रहता हूं, ठानता हूं, वो करके रहता हूं। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पीपाड़ी बंद करनी ही होगी। अब कैसे करनी है वो तरीका बताऊंगा, तब होगी, मेरे अकेले से होने वाली नहीं। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है। उस प्लान में सबसे बड़ी बाधा है पीपाड़ी, सबसे बड़ी बाधा है ईवीएम। अब ईवीएम कैसे बंद होगी?
हो सकता है मुझसे ज्यादा कई और लोगों को पता हो और वो प्रयास भी कर रहे हो और उन प्रयासों में मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनसे अलग हूं, मैं भी उन प्रयासों में शामिल हूं। हर किए हुए प्रयास इस पीपुडी यानी ईवीएम को बंद करने के लिए, अब आज से ध्यान रखना ना, आज से नाम हमने बदल दिया। अब ईवीएम बंद करो ये नहीं करना है, कहीं भी जाओ तो बोलना पीपुडी बंद करनी। हाँ, पीपुडी बंद करो, अब पीपुडी बंद करनी और कुछ नहीं करना। तब नाम नया आ गया पीपुडी, आज से फेमस कर दो पीपुडी। तो बात ऐसी है कि अभी हमने 31 तारीख को पूरे देश के संगठनों ने मिलकर के एक प्रोटेस्ट किया इस पीपुडी के खिलाफ किया। सबने देखा, बहुत बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह सभी हमारे सीनियर साथी सब लोग शामिल थे। मैं यात्रा में होने की वजह से वहां नहीं जा पाया, मैं गांव-गांव में लोगों को लगा रहा था इसलिए नहीं जा पाया, लेकिन समर्थन हमारा साथ में था। लेकिन हमारा दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि ये जो बुलाए हुए लोग हैं ये किसी भी परिस्थिति में अपना धंधा बिजनेस छोड़ करके, घर में कोई बीमार है तो उसको भी छोड़ करके भागवत आ तो गए, लेकिन अब 5 बजे से ज्यादा इनका टिकना संभव नहीं है। 5 बजे के बाद में तो इनको सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि सबका परिवार है, सबकी जिम्मेदारी है, सबका काम है। तो उनको मालूम है कि दिल्ली में चाहे 5 लाख आ जाए, चाहे 25 लाख आ जाए, चाहे 50 लाख आ जाए, एक दिन से ज्यादा रुकने वाले नहीं है। और एक दिन से ज्यादा हम रोकने की औकात में भी नहीं है। हमारे पास में ऐसा कोई आशियाना नहीं है जहां हम लोगों को रोक सकें। हमारे पास में किसानों की तरह 13 महीने चलने वाला लंगर भी हमारे पास में नहीं है कि हम लंगर चला सकें। हमारा दुश्मन जानता है कि एक दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे। एक दिन सहन कर लो, एक दिन इनको झेल लो, एक दिन इनकी सुन लो, दूसरे दिन वापस चले जाएंगे। उसके बाद में हम अपना काम करें। इसलिए दुश्मन की इस चालाकी को समझते हुए हमने प्लान बनाया कि पीपुडी को कैसे बंद किया। इसके लिए साथियों, आज 11 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है, और अगर नहीं है तो आज बन जाए, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो इतिहास बन जाता है। आज एक इतिहास रचा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और लोकसभा और राज्यसभा ने कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट और लोग चुनाव आयोग बराबर है। उसके नोटिस की अब कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस नहीं दे सकता। अब कौन देगा भाई? लोकसभा देने वाली नहीं, राज्यसभा देने वाली नहीं, उनका तो काम ही इसी से चल रहा है, तो क्यों देंगे? सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम था, उसकी बात उन्होंने काट दी, बराबर कर दिया। तो हमने दिमाग में एक आइडिया आया, अब क्या किया जाए। कहते हैं ना, जब आदमी मरने को होता है या मौत सामने होती है तो कई तरकीबें दिमाग में आती है। हमें पता चला कि पीपुडी इतनी आसानी से बंद नहीं होगी, तो हमने इसका आखिरी रास्ता अपनाया। आखिरी रास्ता कि अब सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अब नोटिस हम देंगे। अब नोटिस कौन देगी? अब नोटिस जनता देगी। अब नोटिस निर्वाचक देगा, अब नोटिस वोटर देगा, अब नोटिस वोट देने वाला देगा कि वोट देना मेरा अधिकार है। कैसे देना है ये मैं तय करूंगा, ना कि तुम। कैसे देना है ये मैं तय करूंगा, मेरा वोट है, मुझे वोट का अधिकार है। किसको देना है ये भी मेरी मर्जी है, तो कैसे देना है ये भी मेरी मर्जी है। हमने एक लिखित में नोटिस तैयार किया, वकील साहब को पढ़ने के लिए दिया, इधर इन्होंने इसको यस कर दिया। हमने उस पर लिखा, भारत चुनाव आयोग, पक्की लिखा, कोई सेवा में नहीं लिखा।
क्योंकि जनता किसी की सेवा में नहीं है, सेवा में जनता की सेवा में चुनाव आयोग है, जनता की सेवा में सुप्रीम कोर्ट है, जनता की सेवा में विधायिका और कार्यपालिका है, जनता किसी की सेवा में नहीं है। और ये नोटिस जनता भेज रही है, इसलिए हमने सेवा में नहीं लिखा, हमने लिखा प्रति भारत चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को प्रति, और नीचे लिखा जनता का नोटिस, जनता का नोटिस। और उस नोटिस में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हमने, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। वो कोय और लोमड़ी वाली, लोमड़ी ने कहा था ना, दादा आपके दादा परदादा अच्छा गाते थे, प्यारा प्यारा गाते थे, मेरा मन कर रहा है कि आज एक गीत मुझे सुनाओ। कोआ बेचारा चौंस में रोटी लेके बैठा हुआ था, लोमड़ी ने उसका गुणगान किया, गुणगान किया तो कोआ था, वो थोड़ा सा वो हो गया, भावुक हो गया, और जैसे ही गीत सुनाने के लिए चौंच खोला, रोटी नीचे गिर गई, लोमड़ी रोटी लेके अब 60-70 साल बाद में फिर वही को लोमड़ी देखा, कोआ फिर रोटी लेके बैठा है, लोमड़ी उधर जाकर के फिर अपने दादा वाली बात बोली, परदादा वाली बात बोली कि कौआ मामा आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, आपके दादा परदादा भी हमको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाते थे, आज मेरा मन कर रहा है कि आपसे एक गीत सुनूं। कोई को पता था मेरे दादा के साथ धोखा हुआ, कोआ थोड़ा पढ़ा लिखा था, कोआ वामसेप में गाता था, वामसेप के अधिवेशनों में गाता था। इसलिए कोए ने क्या किया, कोए ने अपनी चौस की रोटी को पंजे के नीचे दबाया और फिर बोला काव काव। लोमड़ी देखा इधर मिलने वाला कुछ नहीं है, फिर लोमड़ी के साथ धोखा हो गया, क्योंकि कौआ चालाक बन गया था, कौआ होशियार बन गया था, कौआ थोड़ा पढ़ लिख लिया था। इसलिए अभी हमारे दुश्मन को भी इस बात का पता चल गया है कि लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ईवीएम का प्रयोग करना शुरू किया है। तो हम भी अब पढ़े लिखे हो ही गए हैं, तो हो गए भाई, अब क्या हुआ? तो बेचारा एक दिन गया था मीटिंग में, हम तो जरा वामसेप में 30-35 साल निकाल दिया, थोड़ा बहुत तो कराई होगी, थोड़ी बहुत तो हमने भी उनकी तारीफ लिखी बढ़िया सी, ईवीएम की भी तारीफ लिखी कि भाई नए जमाने के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार होना चाहिए था और हुआ। लेकिन जिस देश में ईवीएम बनी, उस देश ने ईवीएम पे बैन कर दिया। जो देश दुनिया के विकसित और विकासशील देश हैं, उन्होंने इसके ऊपर बैन कर दिया, तो क्यों ना भारत में इस पर बैन किया जाए। आप एक आईएएस बने होंगे, आईएएस कोई आसानी से नहीं बनता, फिर आप थोड़ा प्रमोशन हुए होंगे, होते होते आज आप चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन हैं, तो बिना समझदारी, होशियारी या काबिलियत के तो नहीं गए होंगे। कोई जा सकता है वहां पर, चपरासी भी नहीं बन सकता। एक चुनाव आयुक्त बनेगा तो कोई तो उसमें योग्यता होगी। तो हमने प्यार से लिखा कि आपकी योग्यता की वजह से आप इस पद पर हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस योग्यता के साथ साथ आपके अंदर थोड़ी ईमानदारी और निष्ठा भी होनी चाहिए। और अगर ईमानदारी और निष्ठा आप में थोड़ी बहुत भी बची है, तो जनता की भावनाओं को आहत ना करते हुए, जनता की भावनाओं को समझते हुए मतपत्र यानी बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएं। ये नोटिस तैयार हो चुका है, आज इसका ऐलान होना था, कल से ये नोटिस जाए और पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र से जाएगा। आप लोग भी बाढ़ में से सैकड़ों की संख्या में भेजना, आपको भी पीडीएफ उसकी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आप प्रिंट निकलवाओ और डाल, नहीं तो ढूंढ लो जरा, चुनाव आयोग का पोर्टल तो है, ठीक है, चुनाव आयोग का पोर्टल ठोको, ईमेल भर देना चाहिए, हैक हो जाना चाहिए।
देखा जा क्या आ रहा है, जनता का जनता का जनता का जनता का नोटिस, जनता का नोटिस। अब कर रही है सुप्रीम कोर्ट वाले पे तो कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं दे पाएगा, लोग जनता को नोटिस देने से। उसके बावजूद भी हमने लिखा उसके अंदर कि अगर पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ पर लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप भेजोगे, बैलेट पेपर के साथ भेजा, मतपत्र के साथ भेजा, तो ढोल थाली फूल हार स्वागत के साथ में डंके की चोट उनको हम लोग स्वागत करते हुए ससम्मान पोलिंग बूथ पर लेके जाएंगे। और अगर भूल से भी पीपूड़ी के साथ भेज दिया तो पता नहीं किसकी पीपूड़ी बजेगी, मेरी कोई गारंटी नहीं। ये साफ शब्दों में बोल रहे हैं, जो कार्रवाई करनी है कर ले, जेल में डालना है डाल दे, गोली मारना है मार दे, फांसी चढ़ाना है चढ़ा दे। ये स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पहले तो हमारे लोग होंगे, बाड़मेर जिले में पोलिंग पार्टियों पे कौन आएंगे? हमारे कर्मचारी आएंगे, हमारे रिश्तेदार भाई आएंगे, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि भैया जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे, और अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हमारा कड़ा विरोध होगा, और उस कड़े विरोध में अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो जिम्मेदार चुनाव आयुक्त होगा। सीधा सीधा मामला। अब कुछ नहीं, अब खेल खत्म हो गया, अब आर पार की लड़ाई है। अगर लड़ सको तो लड़ लेना, नहीं लड़ो तो अपनी पीढ़ियों को हस्ताक्षर करके दे देना कि हमारी पीढ़ियां गुलाम, अपनी संतानों को, अपनी औलादों को गुलाम बनाने के लिए स्वीकृति लिख करके दे देना। और अगर ये लिखकर नहीं देना चाहते हो तो लड़ना होगा, इस आर पार की लड़ाई को लड़ना होगा। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, अगर किसी को मरने का डर है तो मैं उससे पूछता हूं जिंदा कहां है, पहले ये बताओ। अगर किसी को डर मरने का डर है तो वो जिंदा कहां है, और जिंदा है तो इस हॉल में क्यों नहीं है? जिंदा है तो इस हॉल में क्यों नहीं है? क्योंकि इस हॉल में तो वही आए हैं जो जिंदा है, जिनका जमीन जिंदा है, जिनका स्वाभिमान जिंदा है, जिनका मान सम्मान जिंदा है, वो आया है। जो मरा हुआ है वो नहीं आ पाया, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं आया वो डर गया, इसलिए नहीं आया। वरना हमें तो उम्मीद थी कि यहां भी लोग बैठेंगे, इधर भी बिठाना पड़ सकता है, लेकिन हमें खुशी है कि मेरे समाज में इतने जिंदा लोग तो हैं। अगर इतने लोग जिंदा हैं, बहुत है, बहुत है। मुझे जिंदा लोगों की जरूरत है, मरे हुए को सिर्फ जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो मरे हुए होते हैं ना, जलाया जाता है या दफनाया जाता है। जो जिंदा होते हैं ना, वो लोग दहाड़ भरते हैं, वो लोग सोचते हैं, वो लोग समाज के लिए कुछ करते हैं। तो हमें जिंदा लोगों की जरूरत है, जिंदा लोग हमें मिल गए हैं। हमें पहले नंबर पे इस पीपूड़ी को बंद करना होगा, और पीपूड़ी को बंद करने के लिए हमें भारत के हर वोटर को जगाना होगा, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। उसे ये कहना होगा, उससे एक सवाल करना होगा कि तू अपना और अपने बच्चों का भला चाहता है या किसी व्यक्ति विशेष का भला चाहता है? बस दो ही बात का सवाल, तीसरा कोई उसका आंसर नहीं। अगर तू अपना और अपने बच्चों का और अपनी आने वाली पीढ़ी का भला चाहता है तो अपना लीडर
अपना नेता खुद चयन कर, खुद इलेक्शन कर और खुद सिलेक्शन कर। सिलेक्शन भी और इलेक्शन भी तुझे ही करना होगा। अगर किसी का सिलेक्शन किया हुआ तुम्हारे ऊपर थोपा गया तो वो तुम्हारा भला कभी भी नहीं कर सकता। अभी कोई साथी कह रहे थे, पूरी बात तो समझ में नहीं आई थी लेकिन अच्छी बात थी, कि एक बार एमएलए बनने के बाद उन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी आ कहां से जाती है। एक बार एमपी बनने के बाद उनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति आ कहां से जाती है, क्योंकि हमने वोट दिया उसके लिए, ना कि अपने लिए। हमने वोट दिया उसके लिए तो काम करेगा उसके लिए, अपने लिए करेगा, आपके लिए क्यों करेगा। और दूसरी बात, वो आपका वोट का मोहताज है, मगर वोट से पहले 99% टिकट का मोहताज है। तो वो उम्मीदवार जिसको आप कहते हो हमारा भला नहीं करता, अरे वो उम्मीदवार ही आपका नहीं है तो आपका भला कैसे करेगा। उम्मीदवार जिसका है उसका भला करेगा, जिस पार्टी का उस पार्टी को मजबूत करेगा, बनेगा ना, उस पार्टी को करेगा, तुम्हें क्यों करेगा। इसलिए आप लोगों को यह तय करना होगा कि अब सिलेक्शन भी आपको करना है और इलेक्शन भी आपको करना है। सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों अपने हाथ में ले लो, अपना प्रतिनिधि चुनो। एससी एसटी ओबीसी 4 वर्ग और बाड़मेर जैसलमेर की 56 कौम, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की 56 कौम मिलकर के तय करो कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। और जो सच्चा उम्मीदवार लगे उसको पार्लियामेंट में भेजो, पार्लियामेंट में भेजो। कई लोगों के जहन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर पूरे भारत से 1 2 4 भेजने से क्या होगा। मोदी जी ने तो कह दिया 370 तो मेरे बाप की। और मैं मोदी जी को यहां से चैलेंज करता हूं कि मोदी जी आप तो सिर्फ एक काम कर दो, ये बैलेट पेपर ले आओ, पीपूड़ी बंद कर दो और बैलेट पेपर से वोट करवा दो। अगर 70 ले आओ ना, दिखाना लगे 70 भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं, शायद खाता भी ना खुले, लेकिन अगर 70 भी ले आए ना, तब भी एक बार विपक्ष से अपील कर दूंगा, यार 2-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहने दो। 70 तो लाया नहीं जाए तो 370 का दावा ठोक रहे हो, किस आधार में ठोक रहे हो तुम दावा। सिर्फ पीपूड़ी, वरना किसान सड़कों पे, युवा सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे, विद्यार्थी सड़कों पे, वो भी आ गए। वो कहां बचने वाले थे, वो भी आ गए। अब है कौन जो वोट दे रहा है भाई, कौन है जो उनको वोट दे रहा है और किस आधार पे वो कह रहे हैं। हां मैं जानता हूं, उनका आधार है राम मंदिर, उनका आधार है अंधभक्त, उनका आधार है उनके राम भक्त है, मान लिया। उनका आधार है उनका किया हुआ विकास, उनका आधार है 5 किलो फ्री वाला गेहूं। तब इतना बड़ा आधार है और श्री राम जी का सहारा है, तो फिर बैलेट पेपर से करवाने में डर क्यों है। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है अपने विकास पर, तो फिर ईवीएम ही क्यों, बैलेट पेपर से क्या डर लगता है। करवा दो कि भाई हमारे तो वोट पक्के हैं, तुम चाहे ईवीएम से करवाओ, चाहे जरा मोबाइल से करवाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से करवाओ, कैसे भी करो, हमारी तो जीत है, कर दो। नहीं, इसका मतलब है कि सिर्फ पीपूड़ी पे जिंदा, सिर्फ पीपूड़ी पे जिंदा हो, और अब सारी पीपूड़ी नहीं बचेगी तो तुम कहां से बचोगे। तय कर दिया है, तय कर दिया है, और इस आवाज को सिर्फ रोक सकती है तो मौत।
मौत के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। और मौत भी सिर्फ शरीर को आएगी। अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको नहीं मार सकती, ये तो जिंदा ही रहेगा, है ना। ये जिंदा रहेगा, भूत बन के उनका पीछा करेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस बार जो है पिपुड़ी बंद होगी होगी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक लेकिन लगता है, इसमें एक किंतु लगता है, इसमें एक परंतु लगता है कि ये मेरे भाषण से नहीं होने वाला। कहीं आप सोच रहे हो इतना जोशीला भाषण दे दिया, कल मोदी जी इरादा बदल देंगे। अरे वो इतना ढीठ आदमी है, इतना ढीठ आदमी है कि साला कोई जाकर के दो जूते भी मार देना तब भी नहीं पड़ेगा। भरोसा है ना मुझे, पक्का भरोसा है। इसलिए ये मेरे भाषण से प्रभावित नहीं होगा, ये दिल्ली में किए जाने वाले प्रोटेस्ट से नहीं होगा, ये कोई हम मीडिया पर चिल्ला रहे इससे नहीं होगा। ये तभी होगा जब पोलिंग बूथ से पिपुड़ी वापस आएगी। हर पोलिंग बूथ से पिपुड़ी वापस जाएगी। अरे कोई कह रहा है मुकदमे हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि लोग जेलों में चले जाएंगे। अभी कौन सी जेल में नहीं हो भैया, है? जेल में टाइम टेबल फिक्स है। सुबह नाश्ता मिलना तो मिलना है, भले चना ही मिले। दोपहर में 1 बजे खाना मिलता तो मिलता है। क्या है, जेल में थोड़ा अनुभव है, 1-2 दिन का है। मैं तो कह रहा हूं थोड़े दिन और रहने दो, लेकिन वकील साहब के नहीं, ज्यादा नहीं रहने दो। तो बोला बाहर का काम रोक रहा है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। शाम का खाना टाइम टू टाइम फिक्स है। अपने कमाया हुआ घर में खाना है, फिक्स नहीं है। कभी 4 बजे खाते हो, कभी 3 बजे खाते हो, कभी नहीं भी खाते हो, लेकिन वहां फिक्स है, टाइम टू टाइम देते हैं। और अगर अंदर खाना बंद कर देंगे तो हम खाना शुरू कर देंगे उनको ही। अरे वो खाना बंद कर देंगे, नहीं खाना नहीं देंगे तुम लोगों को, तुम तो बांसुरी वाले हो, तुम तो वो हो, तुम तो उसके ताराम के भाषण सुनते थे, इसलिए खाना नहीं देंगे। बस ठीक है, आजा देर को खा लेते, खाना शुरू कर देंगे, भाग जाएंगे, जेल तोड़ देंगे, जेल तोड़ के बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर देश को आजाद कर देंगे। अगर देश को आजाद करने के लिए, देश की आजादी के लिए अगर भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना पड़ा, जेल के लिए अगर बिरसा मुंडा को आजादी के लिए अगर जेल में मरना पड़ा, आजादी के लिए अगर हमारे महापुरुषों को कुर्बानियां देनी पड़ी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। कम से कम महापुरुषों की गिनती में आ जाओगे। वैसे मुझे पता है कि आजकल वो जागृति आ गई, इसलिए घर में को लोटो को बता देना। पहला बड़े परान फरा रहता नहीं है, जरा बड़े घर में कहता पितर है जो थोड़ा बहुत फर्क लो उठाओ, हमें वही कोई को उठावे। हाँ, अब तो अमर होना है तो इस लड़ाई में आ जाओ और अमर हो जाओ। यही एक वास्ता है आपके पास में, और कुछ भी होता है। हमने दिया निर्दलीय का दावा कि अब की बार निर्दलीय सरकार। अरे भाई आपके बाड़मेर में तो हुआ ही हुआ, 7 में से 2 आई, लेकिन शायद इधर बाड़मेर के नजदीक में पाकिस्तान पड़ता है। आज मुझे पाकिस्तान से खबर मिली कि वहां भी निर्दलियों की सरकार बनेगी। साला वोट पा करके हमारी आवाज चली गई और यहां नहीं हो रही, क्योंकि आवाज सीमाएं नहीं देखती। ये जो है ना, ये सीमाएं नहीं देखता। ये नेट इंटरनेट जो है ना, इसके लिए सीमाएं कुछ नहीं है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, अमेरिका में बैठे हमारे कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, यूरोप में बैठे हुए सुन रहे होंगे। तो बात इतनी सी है कि यहां सीमा नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से आवाज गई कि अब की बार निर्दलीय सरकार, तो वहां निर्दलीय सरकार बना दी। इसलिए हमने नारा दिया है कि अब की बार निर्दलीय सरकार, और उस निर्दलीय सरकार के लिए, क्योंकि ये दोनों ही द्विदलीय संसदीय व्यवस्था आपको कभी भी पार नहीं पड़ने देगी। इसलिए साथियों, अब बात आती है आखिर में, जिसके लिए लोग बड़े चिंतित हैं, बड़े चिंतित हैं। पता नहीं क्या कुछ लोग पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि ये तो आपको इकट्ठा करके
थोड़ा लेकर के बैठ जाएंगे, विश्वास ही गलत है। क्योंकि आदमी जो करता है ना वही तो सामने वाले को दिखाई देता है, वही दिखाई देता है, अधिकांश वही दिखाई देता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसे लेके बैठ जाएंगे, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि और कुछ कर लेंगे। लेकिन साथियों, अगर ऐसा हुआ और जनता ने चाहा, अगर समाज ने, आप लोगों ने चाहा